नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल और तमिलनाडु में मतदान खत्म हो चुका है। तमिलनाडु में पूरी तरह समाप्त और बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर पहले दौर का मतदान समाप्त। लेकिन इस मतदान ने सभी विश्लेषकों के सामने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है, बहुत बड़ा। अब आप इसमें जिस दिन वोट गिने जाएंगे तब तक गोते लगाते रहिए और तुक्के लगाते रहिए। बस एक ही सवाल है, मेरा ये सवाल सभी विश्लेषकों से है। हमारे कार्यक्रम में तो हेमंत भाई हैं, हम भाऊ हेमंत चर्चा कर लेंगे आपस में। लेकिन बाकी जितने और भी विश्लेषक हैं उनसे भी हम एक सवाल ये मैं छोड़ के जा रहा हूं, आज कार्यक्रम के शुरू में ही सवाल छोड़ दे कि मोदी, शाह और ज्ञानेश फेल हुए हैं या इनका खेल काम कर गया है। क्योंकि मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं साहब, सारे रिकॉर्ड टूट गए। यहां तक कि रिकॉर्ड टूटने के बाद भी अभी मेरे मन में डाउट है, क्योंकि प्रति घंटा 9.25% की रफ्तार से वोट पड़ रहे थे, 9.25% की। और आखिरी 2 घंटे में 5% की, 5.5% की रफ्तार से वोट पड़ा है। तो यहां पर मेरे मन में, मुझे 3 बजे जब मतदान के फाइनल आंकड़े आए थे, 3 बजे वाले, तो मुझे संदेह होने लगा था कहीं 103 104% मतदान ना हो जाए, मतलब 100 क्रॉस ना हो जाए। क्योंकि देखिए 9 बजे आता है, 11 बजे आता है, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 2-2 घंटे पे। पहले घंटे में, मतलब पहला जो 2 घंटे का आया तो 19% आया। हेमंत भाई जोड़ लो तब बात गठे थोड़ा मामला। हेमंत भाई को ले आओगे तब गठेगा मामला। स्वागत है। पहले 2 घंटे का आया तो 19% आया, अगले 2 घंटे का आया तो 19 से 41 पहुंच गया, मतलब अगले 2 घंटे में 22% वोट पड़े। उसके बाद ये पहुंच गया मामला 60 पार, मतलब 2-2 घंटे में 20% क्रॉस, मतलब मैं 9.25 कह रहा हूं, ये 10 पार था। फिर 1 से 3 में जो है वो थोड़ा सा मध्यम हुआ और 79% पर मामला, 78 पॉइंट कुछ पे आया, 79% आप मान लो, 79%, मतलब सीधा सीधा 10% प्रति घंटे की रफ्तार से 8 घंटे में 80% के करीब मतदान हो गया। फिर 3 से 5 में ये जो 79% था ये 89% पहुंचा, 90% के करीब, माने 10% हुआ 2 घंटा, जितना हर घंटे मतदान हो रहा था 2 घंटे। तभी मैं कहा ना कि 3 बजे तक अगर 80% वोट करीब करीब पड़ गए, 79%, तो 5 बजे तक मुझे लगा कि 98-99% होगा। और लाइन के बाहर जो लाइन में खड़े होंगे क्यू में, जब तक वो वोट डाल देंगे तो 103-104% हो जाएगा। क्योंकि कीर्तिमान बनाना स्वभाव में है ज्ञानेश कुमार के, तो बना सकते हैं। 103% मतदान हुआ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऐसी मुझे आशंका थी। लेकिन आखिरी 2 घंटे में यहीं पर मेरे मन में संदेह पैदा होता है कि एकाएक जो बंगाल स्वदेश टूटा पड़ा था, और हमेशा वोटिंग ट्रेंड आजकल तो कोई पैटर्न नहीं रह गया है 2014 के बाद। नहीं तो वोटिंग ट्रेंड क्या होता था, खासकर गर्मी में, अब गर्मी आ चुकी है, गर्मी का मौसम है, सुबह जो है 7 बजे, मतलब सवेरे सवेरे लाइन लगती थी और 11 बजे तक मतदान तेज होता था, 11, 11:30, 12 तक तेज मतदान होता था। उसके बाद 3 बजे से मतदान में तेजी आती थी। ये 11-12 से 3, 3:30 जो एकदम तपती दोपहरिया में थोड़ा डाउन मतदान होता था। यहां सवेरे 7 से और 3 बजे तक ग्राफ ऐसे गया, एकदम ऊपर रॉकेट जैसे गया। और 3 बजे से जब शाम ढली, मतलब शाम की तरफ बढ़ा, सूरज अस्ताचल हुआ, तब जो है मतदान भी अस्ताचल हो गया, तब मतदान का ग्राफ भी नीचे गया। ये कई सारे संदेह पैदा होते हैं। हालांकि इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान में भाजपाई कूटे गए हैं, मतलब अच्छे खासे कूटे गए हैं, प्रत्याशी भी दौड़ा दौड़ा पीटे गए हैं, खदेड़े गए हैं, भागे हैं सब। और खबरों में जो ये पीटीआई, एनआई जैसे सब जो है भांड एजेंसियां हैं, इन सब ने, हम भी दिखाते हैं उनको, और लेकिन तब भी कहते हैं, यही तो मैं चाहता हूं कि सब में इतना करे,
काम। इसका मतलब थोड़ा पीटीआई के मुफ्त में थोड़ा हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसके कुकर्म थोड़ा छिपाएंगे, बताएंगे। नहीं दिखाना है, कल से मना कर दे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेंगे। इसने सवेरे से नरक मचा दिया इन सब ने। आप जितनी बाइट रिएक्शन आए हैं, 90 और 10 का रेशियो है, 90%। बीजेपी के जितना भी मिल जाए कहीं कुछ भी माइक लगा भेज दो, और टीएमसी और बाकी नहीं दिखाओ। खैर, उस बीच में ये भी खबरें सब बताई गई कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हिंसा की, मारा पीटा। लेकिन बंगाल में बहुत सारे लोगों से हेमंत भाई भी बात किए, हम भी, भाऊ भी, वहां पता चला जनता गुस्से में थी, जनता रगेद रही थी, दौड़ा रही थी। तो ये जो है, इस पूरे मतदान की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के समाप्ति के बाद रुझान के रूप में हम देख रहे हैं। बंगाल और तमिलनाडु, इन दोनों का रुझान मान लीजिए आ गया है। अगर मोदी, शाह और ज्ञानेश फेल, दोनों ऑप्शन बता दें, तो पिछले बार से बड़ा बहुमत लेकर के आ रही हैं ममता बनर्जी। और अगर मोदी, शाह और ज्ञानेश फेल नहीं हुए हैं, इनका खेल काम कर गया है, तो फिर कोई पता नहीं कि बिहार जैसा नतीजा आ जाए कि एकदम पता चला कि पूरा पूरा बंगाल, फिर नतीजा ऐसे आता है कि 27 सीट विपक्ष में। फिर पता है चर्चा कहां होती है? ये चर्चा डाइवर्ट करने के लिए कि ममता बनर्जी के पार्टी को एलओपी की पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस टाइप के जो है नरेशन में चले जाते हैं लोग। 29 सीट पा रही है कि नहीं ममता बनर्जी? 29 भी नहीं मिल रही, 28 पे है, इस टाइप की चर्चाओं में। तो अब यही समझना है, हेमंत भाई भी इतने चुनाव का अनुभव लेकर बैठे हुए हैं, और हमने तो बूथ से लेके यूथ तक सब जगह धक्के खाए हैं। तो अब ला रहे हैं, हम आपको सब दिखाते हैं, देखिए जरा आंकड़ों को। आंकड़े लाइए भैया, आंकड़े खुद बोलते हैं। असेंबली इलेक्शन लाइव शाम 5 बजे तक बंगाल में 89.93, मतलब ये 90 मानो आप, 90% मतदान। तमिलनाडु में 82.24%, ये तमिलनाडु में भी ये रिकॉर्ड है, ऑल टाइम तमिलनाडु में भी रिकॉर्ड बना है। तो 89.93 में 90 हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 89.93 को 89 लिखने वालों पे भी थोड़ा नजर रखिएगा। 89.93 को 90 माना जाएगा, वो 0.07% कम बता रहे हैं। और ऊपर से ये 5 बजे तक का है, तो 5 बजे के बाद सामान्य रूप से, जब हम सामान्य चुनाव की बात करते हैं, तो 2.5-3% बढ़ता है। असामान्य चुनावों में 13% और 14% भी हमने बढ़ते देखा, अभी चर्चा करते हैं उसकी। वेस्ट बंगाल तमिलनाडु इलेक्शन 2026 लाइव अपडेट, वोटर टर्नआउट क्रॉसेज 80%। ये तो बहुत थका हुआ, हटाइए हटाइए इसको, हटाने थका हुआ। असेंबली इलेक्शन 2026 लाइव, ममता बनर्जी सेज टर्नआउट ट्रेंड्स इंडिकेट टीएमसी हेडेड फॉर विक्ट्री। ममता कह रही हैं कि एकदम जो बम्पर मतदान हुआ है, ये एसआईआर के खिलाफ मतदान हुआ है, और बम्पर बहुमत ला रही है टीएमसी। आगे चलिए। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। 5 बजे तक 152 सीटों पर 89.93% वोटिंग हुई। तमिलनाडु की 234 सीटों पर शाम 5 बजे तक ही इतिहास में सबसे ज्यादा 84% वोट पड़े। दोनों राज्यों में शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। बंगाल में वोटिंग के आंकड़े सामने आने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य की जनता ने एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग की है। आगे चलिए, तेज चलिए भाई, तेज चलिए थोड़ा। 152 सीटों पर पिछले 2 चुनावों में 80% से ज्यादा वोटिंग। ये और तेज चलिए। 16 में देखिए 82-66 टीएमसी की सरकार। 21 में 83.17% टीएमसी की सरकार। इस बार ये मानिए आप कि 10% मिनिमम वोट बढ़ रहा है, 10%। 7 तो बढ़ चुका है, और 2.5-3% तो सामान्य चुनाव में मतदान के टाइम के बाद जो क्यू में होते हैं, वो 2-2.5-3% होते हैं। ये वही है। अगला ले आइए, इसमें वही सब साफ सब डेटा है। अगला ले आइए, अगला ले आइए, अगला अगला वही डेटा है सर, वही डेटा है। अगला ले आइए, अगला वही डेटा है। ये देखिए,
मतदान खत्म होने के बाद, मतलब मतदान जब चल रहा था, तो उस वक्त ममता बनर्जी की एक जोरदार रोड शो चल रहा था। और रोड शो उनका बाकी जैसे नहीं होता है, गाड़ी में बैठे रहो वीआईपी टाइप एकदम दूल्हा राजा बन के। ये सड़कों पर हवाई चप्पल पहन के निकलती हैं। और इसी पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने कहा, जिस बात की चर्चा की, हम बाइट नहीं है तो हम पदयात्रा दिखा रहे हैं। इसी के बाद उन्होंने बताया कि टीएमसी प्रचंड बहुमत लेकर आ रही है, एसआईआर के खिलाफ बंगाल ने मतदान किया है। अब यहीं पर रोक दीजिए, पहला सवाल हम ले लें, तो बहुत कुछ अभी सुनाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को। पहला सवाल हम ले लें, हेमंत भाई, बम्पर मतदान। सवाल मैंने जो सबके लिए छोड़ा है वही पहला सवाल होगा, क्योंकि दुनिया से वही पूछ रहा है, तो हम लोग आपस में तो एक दूसरे से ये समझेंगे। फेल या हिट हो गया खेल? इतना बम्पर मतदान प्रथम दृष्टया क्या कहता है? आशीष भाई नमस्कार, आपको, दर्शक साथियों को सबको नमस्कार। अभी अभी जो इस बार बंगाल के वोटिंग फिगर्स आए, 6 बजे तक का समय था जब मैं और आप रिकॉर्ड कर रहे थे, एक तरीके से ऑफिशियल टाइम खत्म हो गया है मतदान का। अब तो जो बाद वाला जो कार्यक्रम होता है ना, रात को 2 बजे तक जो प्रभाकला जी बताते हैं, जो रात को 6 बजे से 2 बजे तक, तो मुझे वो डर वो लग रहा है जो आप वाली बात सच ना हो जाए कि पता लगे सुबह 105% वोटिंग का फिगर आ जाए। नोबडी नोज। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इस बार असम में और बंगाल के लिए नई रणनीति रची है इस बार भाजपा ने। और मैं कभी भी, आपको पता है, जो बात है, सूचना है, वो यूं की यूं रखने में भरोसा करता हूं, क्योंकि हमारा ना, हम ना इस तरफ है ना उस तरफ है, जो भी स्थिति। इस बार मॉडल नया बना दिया है। पिछली बार खेल करते थे, चुनाव का जब समय खत्म होने का समय था, उसके बाद अपना खेल करवाते थे सारा। इस बार की जानकारी यह है कि बीजेपी ने रणनीति बदली है कि जो भी खेल करना है वो चुनाव के इनिशियल उसमें करा दो, वोटिंग शुरू होते ही पहले 3-4 घंटों में करा दो। ये असम के अंदर बहुत ही धुआंधार खेल हुआ है आशीष भाई। और ये मुझे वहां के जो अपने करीबी साथी हैं जो गए थे वहां फील्ड रिपोर्टिंग, उन्होंने बताया कि जब तक कांग्रेसियों की समझ में आया तब तक 11 बजे तक सारा खेल कर दिया, धुआंधार किस्म का। अभी अभी जब मैं, और इस बार बंगाल का चुनाव सामान्य नहीं है। देखिए, मैं पहली बार बंगाल के चुनाव पे शो कर रहा हूं इस बार। ये आपको पता है, मैंने जान के अवॉइड किया जिस तरह की परिस्थितियां थी। अभी अभी जब मैं और आप बात करें, डेरेक ओब्रायन ने एक सवाल पूछा है माननीय गृह मंत्री जी से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि 2024 का जो चुनाव था उसके अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर, केवल 3.4 लाख जो पैरामिलिट्री फोर्स थी वो लगाए गए थे जवान, 3.4 लाख, और अकेले बंगाल में 2.5 लाख लगाए गए। सोचिए, बहुत गंभीर बात कह दी डेरेक ओब्रायन ने। और ये हवाई फायर करने वाला आदमी नहीं, पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, और इसकी बात में हमेशा दम होता है। आप सोचिए, लोकसभा चुनाव में, लोकसभा की 543 सीटें प्लस कई राज्यों के चुनाव भी थे, वहां पर 3.4 लाख और अकेले बंगाल में 2.5 लाख। तो आप समझ लीजिए गंभीरता का पैमाना क्या था। और ये गंभीरता आइसोलेशन में नहीं, ये गंभीरता जितना ये गंभीर है पैरामिलिट्री लगा करके जो चाणक्य जी हैं, उतने ही गंभीर ज्ञानेश गुप्ता थे, और उससे भी ज्यादा गंभीर आपके माई लॉर्ड्स थे। और वही कारण है कि 91 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। देखिए आशीष भाई, मैं इस पे कोई वैल्यू जजमेंट देने की बजाय आपको एक सीधी बात कहना चाहता हूं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही शुरुआत में, और 100% उससे मैं सहमत हूं। मुझे बहुत कम चांस लगता है, हालांकि मैं ये प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात गलत हो। हाँ। जिस तरीके की मैनिपुलेशन, इसको मैनेजमेंट नहीं कहूंगा मैं, बहुत सारे लोग इसको प्रचारित करेंगे अभी पॉमेरियन चैनलों पे आकर के, धुआं उठा दिया, ये कर दिया। जिस तरीके का वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हुआ है, जिस तरीके के एडिशन सब्सट्रैक्शन हुए हैं, जिस तरीके से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी शब्द केवल बंगाल के लिए लाया गया है, जिस तरीके से तमाम राज्यों के अंदर से ट्रेनें भर भर के लाई गई है, ठीक, कोई नोटिस तक भी नहीं हुआ कि ये कैसे ट्रेन के अंदर वो सारा रहे हैं। आपने ही शायद बताया था कि वीआईपी कोटा लगवाने के लिए किसी साथी की टिकट बोला आपने, और वो बताया कि वो तो सारी बीजेपी ने वो कर रखी है ब्लॉक, कि जो बीजेपी कराएगी। तो इतना पारदर्शी था मामला सारा। आशीष भाई, एक्सट्रीम है दोनों केसेस के अंदर, बड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का, और काउंटिंग के दिन अपन चर्चा कर सकते हैं। अगर जो इन्होंने बिहार में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, जो हरियाणा में किया, जो महाराष्ट्र में किया, जो दिल्ली में किया, मॉडल वही है, सारा वो मॉडल वही है, ठीक। अगर वो मॉडल कामयाब होता है, जिसकी संभावना पता नहीं क्यों मुझे लग रही है ज्यादा, क्योंकि किसी भी हद तक जाने को तैयार है ये लोग, तो मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं पाएगा, और मतलब जो है गोल्ड मेडल लेके निकलेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ठीक। और अगर ममता बनर्जी बंगाल अस्मिता को मुद्दा बना करके
महिला आरक्षण का जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा था, फर्जी और झूठा, ममता बनर्जी वो करने में सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं। अगर उन्होंने वो कर दिया तो वो 100% आप वाली बात है कि सीट पिछली बार से भी 5-4 बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें बीच नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरीके से बार बार जो है वो घुसपैठियों का जिक्र किया है, और घुसपैठियों की संख्या ना यहां बताई, ना असम में बताई, ना कहीं बताते, तो वो बिल्कुल काउंटर बैक फायर भी कर सकता है। दोनों ही परिस्थितियां हैं। और हकीकत ये है आशीष भाई कि हम तो चलो दिल्ली बैठे हैं, यहां बैठे हैं, जो बंगाल भी साथी गए हैं ना, वो भी अंदर की चीज के ऊपर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें तजुर्बा देख लिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, हरियाणा में तो आपने और मैंने देखा था, ठीक, दिल्ली के अंदर कोई नहीं था, महाराष्ट्र में कोई नहीं था। उसके बावजूद बीजेपी और उसके एलाइज का जिस तरीके का मैकेनिकल रिजल्ट आया, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, वो रिजल्ट कोई भी वोट डाले किसी प्रदेश में, लहर भी हो तो भी वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जो इन्होंने वहां पे करके दिखाया महाराष्ट्र के अंदर। मध्य प्रदेश में भी वही था, हरियाणा में भी वही था। तो इन्होंने उस कॉज को चैंपियन कर लिया है कि वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन और बाकी सारे धंधे। अदरवाइज इतनी पैरामिलिट्री लगाने का क्या मतलब था? और उसके बाद घोषणा क्या कि चुनाव के बाद भी 1 महीने तक मिलिट्री रहे, वहां पैरामिलिट्री फोर्स रहेंगी। और इसका आदेश कौन कर रहा है? ज्ञानेश गुप्ता। तुम चीफ सेक्रेटरी हो क्या वहां के, या तुम इस देश के होम सेक्रेटरी हो, या इस देश के डीजीपी, प्रदेश के डीजीपी? हु आर यू? तुम्हारा काम कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर के रिजल्ट के वहां पे खत्म हो जाता है, फिर वहां लोकल प्रशासन। तो आप ज्ञानेश गुप्ता की प्रतिबद्धता देख लीजिए। और एक बात मैं फिर कहूंगा आपको, जर्नलिस्ट का काम है हमेशा दर्शकों को आगाह करना, हमेशा आगाह करना। जिस तरीके से डीजीपी और सारे के सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड भेजे गए वहां पर, वो ऐसे ही नहीं था। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ वो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड जाकर के वहां सीओ का दरबार टाइप की चीज लगा के अपने उनको संबोधित करें। कतई कोई जरूरत नहीं है, हर एक यूनिट के सारे सीओ होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग मोर दैट मीट्स द आई। तो जो, और फिर उसके बाद अमित शाह का वहां पे डेरा डालना लगातार, देश का इतना बड़ा गृह मंत्रालय, और वो चल रहा था जो आपने बताया, आप वार रूम बता रहे थे ना, वार रूम में बैठे हुए थे, आपने शायद बताया। तो वार रूम में गृह मंत्री बैठा, इतना बड़ा देश है, आपको और भी बहुत सारे काम होंगे, प्रधानमंत्री को भी बहुत सारे काम होंगे। लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से एक योजना थी कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार हो, करके दिखाया ना, बिहार के अंदर अपनी सरकार हो, नीतीश के नाम पे 5 साल का मैंडेट लिया और सम्राट चौधरी बढ़ गए। वही एजेंडा, उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और फोर्स फोकस्ड एजेंडा बंगाल के अंदर है। जिस तरीके से जो लॉजिकल बातें थी वो भी अदालत ने नहीं स्वीकार की, कोई लॉजिकल बात नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन ने चाहा वही हुआ। और इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन वही चाहता है जो आका चाहते हैं। तो अब ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये सिलेक्शन कमीशन है, सिलेक्शन ऑफ वोटर कमीशन। तो ये आशीष भाई है, इसमें कोई भी विदाउट जंपिंग टू द कंक्लूजन्स, पहली बात ये है अच्छी बात कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसमें तो कौन मना करेगा, डेमोक्रेसी में इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। लेकिन कितना अच्छा होता कि वो जो 91 लाख वोट कटवाए गए जबरदस्ती, वो भी लोग वोट डाल रहे होते। वो वोटर लिस्ट 24 में ठीक थी और 26 में आते आते वो सारे के सारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ गए। ये देश में कहीं और नहीं। एक और अपडेट मैं हेमंत भाई दे दूं, क्योंकि इस बात पर सबसे ज्यादा मेरी नजर थी। देखिए, प्रोग्राम्स आपने बंगाल पे भी पहला आप कर रहे हो भले ही, लेकिन टच में था। मैं तो बीच में प्रोग्राम भी करता रहा और रेगुलर हम तो हर स्टेट में घुसे ही रहते हैं, कहीं कहीं 4 आदमी से बातचीत की भैया क्या है। बंगाल में पहले दौर की पोलिंग के बाद जो मेरे मन में कई दिन से था कि क्या वहां पर वर्टिकल डिवीजन करवा पाए हैं, ये क्या पोलराइजेशन करवा पाए हैं। 100% नाकाम रहे हैं बंगाल में भाजपाई, 100%। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 100%। मैंने कुछ लोगों जो मैंने उसका ब्यौरा समझने की कोशिश की थी, वो मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट। और बंगाल में तो जो पूर्वी कोलकाता है, ईस्ट कोलकाता, उसके मैंने कॉलेज की बहुत ही एक्टिव जो पैनलिस्ट हैं टीवी पे, नेशनल टीवी से लेकर सब जगह बैठती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे भी बातचीत की थी। 100% पोलराइजेशन की कोशिश जो थी वो फेल कर गई है।
वर्टिकल डिवीजन का जो भी था हिंदुत्व वाला एजेंडा 100% फेल हुआ है। ये 100% फेल होना यानी अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, ज्ञानेश, और ज्ञानेश को बचाने वाला वो लठैत जो 3 महीने से ज्ञानेश को बचा रहा था, 3-4 महीने से बचा रहा था, जो 10 जुलाई से बचाना शुरू किया था, वो लठैत। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों भरोसा है और कोई भरोसा नहीं है। मैं फिर साफ कर दूं, 100% बीजेपी फेल हुई है पोलराइजेशन और वर्टिकल डिवीजन में। अब सिर्फ और सिर्फ आयोग और इसका खेल खिलाड़ापन जो भी है उसके भरोसे हैं। हालांकि उसी के भरोसे बंगाल जीता, उसी के भरोसे हरियाणा जीता, उसी के भरोसे बिहार जीता, लेकिन वहां पर फिर भी थोड़ा बहुत अपना जो ये वर्टिकल डिवीजन हरियाणा में, हरियाणा में एक चीज में कामयाब रहे हैं, हरियाणा तो हम भी रहे, जो जाट वर्सेज नॉन जाट है ना, उस वाले में तो इन्होंने, उस वाले में तो दिमाग में ये चीज तो डाली दी थी, भले उसका इंपैक्ट चुनाव उससे नहीं जीते लेकिन वो डाल दी थी। मैं कांग्रेस के भीतर मैंने देखा था, हिसार में कांग्रेस के जो पिछड़े दलित नेता थे वो वही कर रहे थे, वो उसके खेमे का आदमी है क्या, उसको नहीं, हम अपने साथ कैंपेन में नहीं ले जाएंगे। ये मैसेज मुझे डायरेक्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड डायरेक्ट। जो दिल्ली से एक दो लोग गए थे उनको पहले समझे कि ये उस खेमे का है, तो वो किया था। महाराष्ट्र में अच्छा, दूसरा बात, अहिरवाल वाला पट्टी में तो और एंटी जाट माइंडसेट घुसाया हुआ था अहिरवाल के क्षेत्र में। तो थोड़ा बहुत मतलब कुछ वर्टिकल डिवीजन हिंदू मुस्लिम नहीं, वो आपस में भी लड़ाते हैं ना, घर में भी लड़ावा देते हैं दो भाई में, यार तुम इतना कमाते हो और देखो तुम्हारी बीबी का हार पतला है, वो देखो तुम्हारी छोटी वाली बीबी, वो छोटे भाई की पत्नी, वो कितना मोटा चेन पहनी हुई है, जबकि वो कम कमाता है, तुम्हारे पैसे पे खाना खाता है। इस टाइप का भी ये करते हैं ना सब। तो ये घर में भी भाई भाई में भी दरार डालते हैं। तो वैसे ही महाराष्ट्र में भी मराठा वर्सेज नॉन मराठा का इन्होंने बीज बोया। बिहार में एंटी यादव सेंटीमेंट कुरेदने की कोशिश की थी। यहाँ पर बंगाल में इनके पास कुछ नहीं था। बंगाल का जो भद्रलोक है वो वहां पर इनकी पैठ नहीं हो पाई थी, वहां पर सिर्फ एक ही था, वो घुसपैठिया हिंदू मुसलमान, वो फेल कर जाना ये बड़ी खबर है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले दो एक बाइटें सुनवा दूं। भैया शुरू करिए, तो लाइए एक करके सुनवाइए। भारतीय जनता पार्टी के भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पे कब्जा किया है, यहाँ की नदियों को बर्बाद कर दिया, यहाँ का जंगल जो और सुंदर दिखता और लोगों को, टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता, उस जंगल को बर्बाद कर दिया। लोगों के सामने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के सामने संकट पैदा सरकार ने किया है। यह किसानों को पीड़ा दे रही है, ये किसानों के सामने संकट पैदा कर गई सरकार। आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। बंगाल और तमिलनाडु में आज वोटिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर वहां लोग वोट कर रहे हैं। ऐतिहासिक हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। असली बात एकदम लास्ट में आया, ऐतिहासिक हार की तरफ भाजपा जा रही है। अगली बाइट लाइए, अगला विजुअल्स हैं। In an unprecedented way, Election Commission formed by Narendra Modi ji and Amit Shah ji, this Ganesh Kumar, in an unprecedented way, he is conducting this election. Starting from Chief Secretary, DG, 141 Police IC, nearly 74 ROs, that is returning officers, nearly 13 DMs, and nearly 400 officials, they have been replaced. 240,000 central forces, they are marching on the road as if it has become a battleground. So the administration is no more under the control of Madam Mamata Banerjee. So whatever the incidence is, the responsibility goes to the Election Commission and Mr. Ganesh Kumar. ये इसलिए था जो दौड़ाए गए, कूटे गए, कह रहे हैं सब कि भाजपा टीएमसी गुंडे मार रहे हैं। अरे 2.5 लाख, अब क्या चाहोगे, पूरा 10 लाख की सेना भारत की उतार दोगे क्या वहां भाई बंगाल में? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बात कि पब्लिक ने, मुझे लोगों ने वहां मेरे बात बताया कि पब्लिक दौड़ा के मार रही है, कोई टीएमसी वीएमसी कार्यकर्ता नहीं है, पब्लिक इतने गुस्से में है। आगे चलिए, अगला।
ये देखिए, ये कह रहे हैं टीएमसी गुंडे। ये जो आपके सामने है हेमंत भाई, ये टीएमसी का कैंप ऑफिस है। टीएमसी कैंप ऑफिस allegedly vandalized near booth number 200 and 201 in Harishchandrapur, Bangrua village. Police detained one person as tension prevails in the area. ये जो उसका कैंप ऑफिस था टीएमसी का, कैंप ऑफिस देखिए उजाड़ दिया, वहां तोड़फोड़ किया है, गुंडाई किया है। ये क्या टीएमसी के गुंड थे? मोदी जी कहें टीएमसी के गुंडों सरेंडर कर दो। अरे तुम पहले बोलो, ये जो टीएमसी के दफ्तर तोड़ रहे हैं उनको सरेंडर करने के लिए। चलिए आगे, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। ये 2.5 लाख सीएपीएफ लगाया गया है और क्या उसका नतीजा क्या है। आगे चलिए। এখানে বুথ কেন্দ্রে এসেছিলাম আমি, ইলেকশন এজেন্ট উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এআইটিসির কেন্দ্রীয় বাহিনী এখানে ইলেকশন এজেন্টকে অব্দি অ্যালাউ করছে না। আমাদের মনে হচ্ছে এর ভিতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্র কিছু আছে। কোথাও কোথাও সিউড়ি বিধানসভার মেশিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কোথাও ইলেকশনের এসডিও যেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছে সেটাকে অ্যালাউ করছে না কেন্দ্রীয় বাহিনী। মানে আমার মনে হচ্ছে একটা গভীর ষড়যন্ত্র সিউড়ি বিধানসভাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে আর কি। আমি এসডিও সাহেবকে জানিয়েছি, পুলিশ অবজারভারকে জানিয়েছি, কিন্তু এখন অব্দি কোনো অবস্থা নেই। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি বুথ কেন্দ্রের ভিতরে, যে আদৌ মেশিন ট্যাম্পারিং হচ্ছে না এরা নিয়ম কানুন জানে না, না আইনের অনুশাসন ভেঙে পড়েছে, এটা একটা চিন্তার বিষয়। ये कागज पत्र लेख खड़े हैं, इनका नाम है रामा रंजन चट्टोपाध्याय, टीएमसी के एजेंट हैं। ये इन्होंने बोला, आई एम एन इलेक्शन एजेंट ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड द सेंट्रल फोर्सेज सीएएसएफ की बहुत चर्चा भी हेमंत भाई की। द सेंट्रल फोर्सेज आर नॉट इवन अलाउइंग इलेक्शन एजेंट को अलाउ नहीं कर रहे हैं। वी फील देयर इज सम कंस्पिरेसी बिहाइंड दिस। हमें लग रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। आगे बढ़िए। ये भी और है। ये 50-60 70 वीडियो विजुअल खोजने के बाद पीटीआई में यही 2-4 मिले टीएमसी। ये अनुव्रता मंडल हैं बीरभूम से। इन्होंने मतदान के बाद बस 1-2 लाइन बोला, फीलिंग गुड आफ्टर वोटिंग। तो फीलिंग गुड है, और फीलिंग गुड तो 4 को पता चलेगा। चलिए अब हटा दीजिए, लेकिन हटाने के साथ साथ 2 हेडलाइन जो हमने दिन में दिखाया था, वो 2 हेडलाइन जरूर दिखा दीजिएगा जो कुटाई हुई है। बंगाल में वोटिंग के बीच शुभेंदु सरकार पर हमला, भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। कुमारगंज से ये कुमारगंज से जो है प्रत्याशी हैं। आगे चलिए, अगला लाइए, प्रत्याशी हैं। अगला, बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा, बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु को दौड़ाकर पीटा, हुमायूं कबीर पर बरसे पत्थर। ये दूसरे जो है शुभेंदु के बाद दूसरा नाम है। ये 1000 करोड़ की डीलिंग वाले हैं जो पीएमओ से डील कर रहे थे। हटा दीजिए। हेमंत भाई, सीएपीएफ 2.4 लाख, लेकिन पूरे दिन गदर मचा रहा। हमने तो ज्यादा दिखाया नहीं इस चीज को, क्योंकि इसको दिखाने का मतलब है कि इस देश की मीडिया जो है, जो जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, ये उसमें भी बार बार कह रही थी कि टीएमसी के गुण्स। अरे टीएमसी के गुण्स अगर इतने ताकतवर हैं तो उन्हीं को सेना में भर्ती कर लो भाई सीएसएफ में। जो 2.5 लाख 2,40,000 सीएसएफ वाले नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये गुण्स थे, पब्लिक थी। और रुझान क्या, मैं अभी दिखाऊंगा, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। जो बस्ता है ना, टेबल जो होता है बूथ के पास, बाहर बूथ के पार्टी का, बीजेपी के जो टेबल थे वहां पर मक्खी नहीं थी। वो छोड़ दो आप, एजेंट ही नहीं था। ये नहीं कि पब्लिक नहीं आई और एजेंट खाली बैठा है, एजेंट भी कोई नहीं था, नो एजेंट। अदृश्य शक्तियां इस यहाँ मतदान की हैं। अब समझिए। हाँ आशीष भाई, आपने एक जिक्र किया कि फलाना स्टेट जीते, फलाना बिहार जीते, महाराष्ट्र जीते नहीं, वहां पे वो चुनाव हथियाया गया था, हरियाणा। वो थोड़ा सा एक छोटी सी करेक्शन है। दूसरा, जो पैरामिलिट्री की जो संख्या बंगाल में वो 2.5 लाख है, 2.4 लाख नहीं, 2.5 लाख
बंगाल के अंदर है और 3.4 लाख लोकसभा के चुनाव में थी, जनरल इलेक्शन के अंदर। आपने झगड़े की बात की, आज 3 जगह सेवा कार्यक्रम हुआ है। पहला जैसे आपने जिक्र किया, दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट पर भाजपा के कैंडिडेट थे शुभेंदु सरकार, जिसको भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सिक्योरिटी गार्ड भी साथ था, उसके बावजूद भीड़ ने उन्हें खदेड़ा। ठीक, इसका एक मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि इसकी फीलिंग देखिए ग्राउंड पे क्या है और चुनाव में क्या परिणाम आएगा, मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पश्चिमी वर्धमान जिले के बर्नपुर में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा ने कहा कि उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। चुनाव लड़ने वाले की गाड़ी पर पत्थर फेंका जा रहा था, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? चुनाव के दिन इसका मतलब समझ लीजिए कि कितनी पॉपुलैरिटी है बीजेपी की। वीरभूमि के बादोपुर गांव में ईवीएम खराब होने के बाद पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के साथ झगड़ा हुआ। तो ये बेसिकली क्या चीज है आशीष भाई? एक जो वो एजेंट कह रहा था ना कि मुझे एजेंट होने के बावजूद भी अंदर नहीं जाने दिया गया, ये इस पूरे का खेल का अंतिम लुबलुआब है। पैरामिलिट्री की ये संख्या क्या कह रही है? कहीं ये यही तो नहीं कह रही है? और जो मैं आपको कह रहा था, देखिए इसमें एक चीज नहीं है, डेडली कॉम्बिनेशन क्या, इस चुनाव को देखने का नजरिया देखिए। शाम को 4 बजे आचार संहिता लागू होती है, ठीक। सुबह जब सो के उठे तब आपको क्या मिला कि ज्ञानेश गुप्ता का आदेश आया कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और कई पुलिस अधिकारी टॉप के हटा दिए गए। और तब से लेकर अब तक हजारों लोगों को ऐसे ही हटा दिया गया। ज्ञानेश गुप्ता इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं या डीजीपी हैं? कैसे जानते हैं वो सारे इसको? कैसे उन्होंने बिना पैनल के पोस्टिंग्स कर दी? ये सारी चीज, ये पूरे का पूरा बिल्डअप था। और अब जो वो एजेंट कह रहा है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, तो ये सारी चीज आप देखिए कि चुनाव किन परिस्थितियों में हुआ है। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या देखिए, उसके बाद जिस तरीके के जो पुलिस अधिकारी, डीजीपी और ये सारे जाके सीएपीएफ की मीटिंग कर रहे हैं, तो पूरे का पूरा सिस्टम चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया एक तरीके से कि बंगाल की यूनिट से जो भी मैसेज आते जाए उनको लागू करते जाओ। इसके अलावा कुछ हुआ हो तो बता दीजिए, ठीक। प्लस जो वोटर लिस्टों में खेल हुआ, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हुई, और वो कहीं भी जाके ठीक नहीं हुई। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, शिकायत 2.5 लाख है, फैसला हुआ 13 का, फैसला हुआ 32 का, फैसला हुआ 34 का। ये सारी जो परिस्थिति थी, इसके बाद इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इस चुनाव में ममता बनर्जी अब भी जीती तो फिर ये मान लीजिए कि उस प्रदेश में जबरदस्त लहर थी और जिसको ये कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे अब भी ये डाउट है कि जिस तरीके का बंदोबस्त करके ये चुनाव जीतने में शातिर हो चुके हैं पूरे के पूरे, और चुनाव आयोग कंप्लीटली हैंड इन ग्लव नहीं, उससे भी कोई बड़ा शब्द हो तो वो होगा, ठीक। तो आज की तारीख में जो ये फिगर है, ये बड़ा आकर्षक लगता है, 90% की वोटिंग। और अभी तो फाइनल फिगर आएगा तो उसमें 2-4% और भी बढ़ाया करते हैं। तो मुझे खतरा बस वही है कि आप बड़ा फिगर क्रॉस ना हो जाए, 102% से ऊपर ना कर दे। करने में सक्षम है और उसका कुतर्क भी ढूंढ लाएगा। वो राजीव अग्रवाल का चेला है, उसका कुतर्क भी ढूंढ लाएगा, उसका कोई ना कोई एक आधा शेर भी हो सकता है मार दे। तो कुल मिलाकर के जो ये चुनाव हो रहा है, मैं आपको हमेशा से एक ही बात कहा करता है, ये चुनाव डिक्लेयर होने वाले दिन हमने एक चर्चा की कि आशीष भाई, बंगाल का चुनाव एक ही बात का प्रतीक बनेगा कि इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जनादेश को लूट पाती है तो बस ये समझ लीजिएगा फिर डेमोक्रेसी रेस्ट इन पीस। मेरा केवल इतना ही है। बिल्कुल, इससे 200% ये हम लोग मतलब पब्लिक के सामने भी कह रहे हैं और पीछे भी निजी तौर पे भी कहते हैं, बंगाल ही तय करेगा। 4 तारीख को तय हो जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। 4 को तय हो जाएगा। 4 को ये भी पता चल जाएगा कि आगे हम कितने दिन तक बोल पाएंगे, ये भी पता चल जाएगा 4, क्योंकि 4 को अगर ये तय हो गया कि लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, तो फिर उसकी भी अवधि, एक अनुमानित अवधि पता चल जाएगी कि और कितना दिन बचा है हम लोगों के बोलने के, एक अनुमान लग जाएगा। 4 को अगर इनका खेल फेल हुआ तो यह भी मानिए कि अनुमानित अवधि पता चल जाएगी इनके परमानेंट विदाई की भी, ये भी तय। दोनों बात है। बंगाल से सिर्फ बंगाल नहीं है, अगर बंगाल में इनको रोक दिया तो देश में इनको रोकने का और इनको विदा करने का रास्ता बंगाल से मिल जाएगा। बस अब इंतजार है 4 का, हालांकि अभी सेकंड फेज है, और 4
2 तारीखों पर अभी और नजर है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।